डॉक्टर एल.पी. मिश्रा लखनऊ हाई कोर्ट में एक बड़ी शख्सियत है। वकालत के नाम पे बड़ा नाम है उनका। राजनीति के स्तर पर भी बहुत काम किया है। जाहिर सी बात है कि कानून से लेकर के आम आदमी के हकों तक भी पूरा हिफाजत करने का जिम्मा है डॉक्टर एल.पी. मिश्रा जैसे लोगों पर। मिश्रा जी, क्या आप बताएंगे कि अधिवक्ता संशोधन कानून जो है वो क्या है मूलतः? अधिवक्ता संशोधन जो बिल है, जिसको अभी फिलहाल विथहोल्ड कर लिया गया है वो नाराजगी की वजह से, जो जन समुदाय या वकील समुदाय की ओर से जो विरोध है। नहीं, यहाँ शुरुआत यहीं से हो जाएगी कि आपकी जीत है या उनका पराजय है। जीत हार का प्रश्न नहीं है, चूंकि आंदोलन हो रहा था, मेरा ख्याल है पूरे देश भर में हो रहा था। कुछ यहाँ इसमें बिल के प्राविधानों को लेकर के, तो इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा। इसमें अभी विजय पराजय तो इसके पहले भी आप देखिए, ट्रांसपोर्ट वाले मामले में सरकार ने वापस लिया था। इसके पहले भी कृषि को लेकर के उन्होंने इसके पहले भी वापस लिया था। तो आप इसको जीत के तौर पे लेते हैं या नहीं? और अगर आप याद करें तो 1976 में एक संशोधन आया था जिसमें एडवोकेट जनरल को चेयरमैन बना दिया गया था, और तो कुछ और प्राविधान थे जी। तो उन तब विरोध हुआ था। तब भी 1976 वाले को जो है वो अमेंड करके 1977 में फिर अमेंड किया सरकार ने। अच्छा। तो ये विरोध की बात तो पहले से भी चली आ रही है, लेकिन जहाँ तक इस बिल का प्रश्न है, इसमें कुछ प्राविजन ऐसे हैं जो बार की स्वतंत्रता पे आघात करते हैं सीधा। चूंकि आप सहमत होंगे और मेरा भी मानना है कि जिस तरह न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, उसी तरह बार का जो है, जो अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता है, उस पर भी आघात नहीं होना चाहिए। चूंकि अगर स्वतंत्र बार नहीं होगी तो न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं रह सकती है। सशक्त न्यायपालिका के लिए सशक्त बार यानी अधिवक्ताओं के समूह की आवश्यकता है। अब इसमें जहाँ तक पहला प्रोविजन है जो किया बार एग्जामिनेशन, अब ये आप देखिए कि इसमें एक प्रोविजन है, बार एग्जामिनेशन तो होता है, अब भी होता है। इसमें एक चीज इन्होंने लिख दी, और फॉर हिज कंटिन्यूएंस इन प्रैक्टिस ऑफ लॉ एज एन एडवोकेट, मीनिंग देर भाई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहले तो इनरोलमेंट करने के पहले या बाद में एक कोई एग्जामिनेशन ले सकती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हो गया, आदमी पास हो गया, तो फिर आगे 10-15 साल 20 साल वकालत करने के बाद फिर परीक्षा लेगी। अब भाई ये कौन सी बात हुई? यदि जज को, न्यायाधीश को एक बार सेवा में आ जाने के बाद कोई परीक्षा नहीं देनी है, यदि किसी डॉक्टर को कोई परीक्षा नहीं देनी, किसी अच्छी और व्यवसायी को कोई परीक्षा बीच में नहीं देनी है कि अब वो जो है वो योग्य है कि नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा जो है वो कुठाराघात है वकीलों की स्वतंत्रता के ऊपर। इसको रिफ्रेशमेंट कोर्स की तरह इसके नहीं लेते हैं आप? हाँ, ये कोर्स, कोई कोर्स तो प्रेस्क्राइब्ड है नहीं। अब एक बार आदमी इम्तहान पास कर लिया या एनरोलमेंट हो गया, वो वकालत कर रहा है, उसके बाद जो एक आपने परीक्षा प्रेस्क्राइब की वो भी पास कर लिया, अब उसके बाद उसने 40 साल 50 साल प्रैक्टिस कर ली है, कर रहा है, तब उस फिर इम्तहान आप ले सकते हैं। 90% वकील वकालत छोड़ के बाकी दूसरा काम खूब करते हैं। बहुत सारे वकील तो दूसरा काम होता तो वकालत में शायद संभवतः आते ही नहीं। तो कितने होते होंगे वैसे परसेंटेज? दूसरी बात जो है वो इसमें जो जिसके ऊपर विरोध हो रहा है वो मिसकंडक्ट के बारे में। आपने कोई काम किया तो उस पर ऐतराज है? हाँ, ये कोई काम किया है तो जो मिसकंडक्ट की इसमें डिफिनेशन दी है, मैं पढ़ रहा हूँ। मिसकंडक्ट मीन्स एन एक्ट और ओमिशन बाय एन एडवोकेट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रीच ऑफ और नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडवोकेट प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी रेगुलेशन मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बिल्कुल। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई कंडक्ट जो प्रेस्क्राइब किया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो डिफिनेशन दे करके इन्होंने नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, उसको आप कैसे जज करेंगे? जस्टिस उमानाथ ने भी इस पर कुछ काम किया था, आपको क्या लगता है?
वो तो कंडक्ट था, मिसकंडक्ट था वकीलों का जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में, तो वही उनकी हरकत भी तो पर ही तो हुआ था। हाँ वो तो उस पे उस संदर्भ में क्यों नहीं देखा जा सकता? उस पे तो संज्ञान लिया जाना चाहिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट है वो कंडक्ट को नहीं डिफाइन किया है। तो पहले से भी है प्रोविजन, सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 में व्यवस्था है कि अगर मिसकंडक्ट है कोई करता है तो उसको जो है निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, व्यवस्था है। लेकिन एडवोकेट्स एक्ट में मिसकंडक्ट की डिफिनेशन नहीं है। लेकिन इसमें मिसकंडक्ट की जो डिफिनेशन दी है तो उससे जो है वो ये अनुचित है, ये पूरी उचित नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ एक दूसरी समस्या है कि जो अमेंडमेंट में है एक्ट में उस पर आपको एतराज, लेकिन जो सन 61 का जो कानून है उसका पालन आप करते नहीं हैं। तो चित्त मेरी पट मेरी अंटी मेरे बाप की 61 के नहीं 61 के कानून के पालन न करने की कोई बात ही नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप एक कार के तौर पर आपने कभी अपना नाम नहीं लिखाया, अपना बोर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एलबी मिश्रा है, या बड़े कई वकीलों को देखा है हमने, लेकिन अपनी कार पे लगाते हैं, अपने स्कूटर लगाते हैं, अपने घर के ऊपर बहुत बड़ा छाप देते हैं, पूरा सड़क छाप लिया है। एक सज्जन ने तो पूरा फ्लाईओवर को अपने नाम पे होती, ये क्या है? ये आपकी अराजकता का नहीं है? देखिए स्टैंडर्ड जो बोर्ड लगाना चाहिए वकील को, उसका भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है बार काउंसिल रूल्स में। डॉक्टर साहब जो करना चाहिए वही तो बताइए ना, क्यों नहीं किया? तो वो नहीं होता तो उस पर एक्शन ले, इसको किसने मना कर रखा? तो ये शुरुआत तो आपको अपने अंतरात्मा में एक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि एक्शन होते हैं नहीं होते हैं, उस पर एक्शन करना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई गलत करता है, होर्डिंग लगाता है, अब जैसे भी बहुत जगह आपने देखा होगा कि वकील का नाम और एरो लगा हुआ है, हाँ, तो ये प्रोपेगेंडा मना है, बिल्कुल ये मना है। एक साइज से ज्यादा आप बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। अब इनका कोई उल्लंघन कर रहा है तो उस पर जो व्यवस्था है बार काउंसिल, स्टेट बार, वही तो समस्या है। जब उस पर पुलिस इस पे एक्शन करती है तो आप विवाद खड़े होते हैं। इस मिसकंडक्ट की कंफ्यूजिंग डिफिनेशन बना देने से क्या होगा? हाँ, उसको लागू करना बहुत उसको बना देने से क्या होगा? ये तो आवश्यक है। ये तो लेकिन अंतरात्मा हमारे मन में भी तो होना चाहिए कि हम वकील के तौर पे उसकी शिष्टता, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसकी तो इसका कोई इसमें निराकरण, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वकीलों को भी अपने अंतरात्मा में झांकना चाहिए कि क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर वकील ये कहता है कि हमारा प्रोफेशन नॉवेल प्रोफेशन है और इन प्रोफेशन से बाकी प्रोफेशन से अलग है, तो उसकी तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो नियमतः अपना काम करे, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी से करे, कोई ऐसे अपने जो अपने बार काउंसिल के नियम है उनका उल्लंघन ना करे। आम आदमी उस पर अलग बातचीत, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों से बातचीत की, आपको तो इसके बारे में जानकारी है, लेकिन बमुश्किल 2% वकीलों की जानकारी है कि अमेंडमेंट एक्ट क्या है। डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उनको पता नहीं कि उसमें क्या है, ये क्या है। नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे लीगल एजुकेशन के लिए एक उन्होंने अमेंडमेंट करके, और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज है उसका नॉमिनी लीगल एजुकेशन कमेटी जो बनाई है उसका जो है वो अध्यक्ष बनाया है और उसमें व्यवस्था की है। ऐसा नहीं कि इसमें प्रोविजन सारे के सारे गलत हैं इस बिल में, लेकिन जो आपत्ति की बात है उसमें 2 प्रोविजंस हैं कि एक जो इन्होंने ये कर दिया जो दंडात्मक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अथराइज कर दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है 3 मेंबर्स अपने नॉमिनेट करेगी। ये बार काउंसिल की स्वतंत्रता पे आघात है। दूसरा इसमें एक प्रोविजन इन्होंने जो ये कर दिया कि साहब जो है वो कंपनसेशन क्लाइंट मांग सकता है। तो अब इसमें बात यह है कि वकील का पेशा एक नॉवेल इस कारण भी है कि कोई भी व्यवसायी होगा तो वो जैसा कार्य करता है उसकी क्षमता योग्यता पर खाली निर्भर करता है। वकील जो कार्य करता है वो खाली उसकी क्षमता योग्यता पर नहीं आधारित होता। वो एक अपना सबमिशन करता है जैसे कि वो स्वयं वादकारी हो और न्यायाधीश उसको सुनता है। अब अगर वकील ने अपना काम किया और 10 रूलिंग और 10 पॉइंट्स बहस किए और जज साहब ने उसमें से 9 हटा दिए, एक ही लिख करके मुकदमा उसके जो है वो वादी के विरुद्ध कर दिया। अब वादी कहेगा साहब इसमें तो ये कानून आपने बहस ही नहीं की है तो हमको कंपनसेशन करिए, तो फिर कहाँ से हो?
अगर कोई स्टैंडर्ड बहस नहीं करता है तो उसके लिए तो व्यवस्थाएं हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। एक लाइन लिख देना भी ही निर्णय में काफ़ी होता है। लेकिन अब उसके लिए ये प्रोविजन बना देना कि वो उसको कंपनसेट करेगा, कंपनसेशन देगा वकील, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, निर्णय उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में सबमिशन करना है। तो उससे उसका स्टैंडर्ड आप कैसे तय करेंगे? क्या आप इसको देखेंगे कि ये पुलिस स्टेट के तौर पर जा रहे हैं? पुलिस स्टेट के तौर पे नहीं, एक मानसिकता है लोगों की, एक कर दिया उन्होंने लेजिस्लेशन में पुलिस स्टेट की, तो उसमें कोई बात ऐसी है नहीं। आप तो बहुत बड़े पीड़ा को सूंघने के मास्टर हैं। क्या मुझे बताएंगे कि सत्ता का की कारण मूल क्या है? कारण कि आपको परेशान करना या व्यवस्थित करना या अराजकता पैदा करना या वितंडा खड़ा करना? कहीं कुछ प्रोविजनों में सोच में भ्रम है। जो सोच है इस बिल को बनाने में, इसमें कुछ चीज़ों में जो है वो थोड़ा सा भ्रम है, उसको ठीक कर लें। बाकी बहुत से प्रोविजंस इसमें हैं जो 1961 के एक्ट में नहीं हैं, वो इसमें हैं, वो ये सराहनीय भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे के सारे प्रोविजन वकीलों के विरुद्ध हैं। लेकिन जो तैयार किया है, जो गड़बड़ किया है, वो पढ़े लिखे वकीलों ने ही किया है। उन लोगों ने तो किया नहीं जिन्होंने एक्ट को पढ़ा ही नहीं। इनकी व्यवस्था में जो है वो ड्राफ्ट्समैन होते हैं, बिल ड्राफ्ट करते हैं, उन्होंने ड्राफ्ट किया होगा। वकीलों का इससे क्या मतलब है? तो वो मतलब बहुत समझदार व्यक्ति हैं। हाँ, समझदार होते हैं, लेकिन उस चीज़ को ध्यान नहीं रखा है उन्होंने। इसका होगा कि अब जैसे बार काउंसिल है, एक व्यवस्था है, उसमें अब तीन जो है वो केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देगी। क्यों कर देगी भाई? बार काउंसिल को आपके खर्चे पे तो चलती नहीं। बार काउंसिल को आपको जो है वो कुछ ग्रांट वांट वकीलों को दे देते होंगे, लेकिन यह है कि बार काउंसिल में आप इस तरह का नियंत्रण कर, एक घुमा करके जो है वकीलों की जो है वो जो स्वतंत्रता है उस पर आघात करती है। यही जो है एक कारण है जो इतना विरोध हो। ये आगाज क्या है वो? आप तो बार काउंसिल शुरू करेंगे, फिर कोर्ट से शुरू करेंगे, फिर नीचे स्तर पे या ऊंचाई स्तर पे कहाँ तक जाएंगे? मूड होगा इनका? कुछ कल्पना है? ऐसा कुछ हमको तो नहीं लगता है इसमें कोई ऐसी नादिरशाही ऐसी बात हो, या कोई ऐसी तानाशाही ऐसी बात हो, या कुछ कोई इम्पोज करना चाहते हो। एक बिल्स है, एक सुझाव मांगा है, सुझाव मांग करके जो है वो कार्यवाही होगी, लेकिन उन प्रोविजनों का संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा ख्याल एक डिस्कशन इस पे जो है वो जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो जाने माने लोग हैं देश के, उनको लेकर के बैठ करके तब बिल लाना चाहिए। दो चार प्रोविजन हैं जो हटाने योग्य हैं, वो हटा दें, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। जो मुकदमा आपके पास आता है बातकारी, वो आपसे बहुत त्रस्त होता है, बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह ये होती है कि अधिकांश वकीलों से वो दुख आया हुआ आता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता। यहाँ तक कि अमेंडमेंट एक्ट जो है अधिवक्ता था, उनको 98% वकीलों को इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर उसकी शिकायत आपके प्रति है तो कुछ गलत है क्या? किस बात की जानकारी नहीं? आपको बेवकूफ बनाता है वकील? वकील को अपने वकील तो एक वादकारी का मुकदमा लेने के बाद वकील की स्थिति स्वयं वादकारी की हो जाती है। मैं एलपी मिश्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वकील के बारे में कर रहा हूँ जो अधिकांश तौर पे आपके साथ संगठन के तौर पर जुड़े हुए हैं और आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। वो अभी वकीलों में ऑनेस्टी, आप ये बता दीजिए कि अभी तो अब व्यवस्था जिससे हाई कोर्ट में हो गई है, तो फोटो खींचा जाता है, सिग्नेचर्स होते हैं, सब होते हैं। हम लोग जब बहुत पहले आए थे तब सादे दस्तखत पर सिग्नेचर करके वकील बातकारी दे जाता था। कितने मुकदमे देश भर में ऐसे हुए होंगे जिसमें उन प्रपत्रों पर जो है वो वकीलों ने कोई सेल डीड बना ली हो, कोई गिफ्ट डीड बना ली हो, कोई मार्गेज बना ली हो। शायद ही कहीं एक दो केसेस जो है अब तक के इतिहास में आए हों। तो ऐसा नहीं, वकील बाय एंड डिसऑनेस्ट नहीं है, लेकिन हर सिस्टम में हर स्तर पर इस तरह के एलिमेंट तो ही हैं जिनको पूरी तरह से ईमानदार नहीं किया जा सकता है। तो वकीलों का समूह भी उसका अपवाद नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश तक वकील ऐसे नहीं जो अपने वादकारी को जो है वो अपने क्लाइंट को जो है कोई त्रस्त करते हो या परेशान करते हो। चूँकि इट इज़, मेरा ये मानना है कि इट इज़ क्लाइंट हु ब्रिंग्स द क्लाइंट। मेरे पास पिछले 6 महीने के दौरान 200 से ज़्यादा वीडियो आए हैं जिसमें आप और आपका गिरोह
गुंडागर्दी करता है, सड़क को मारता है, पटक के मारता है, एसडीएम कोर्ट में थप्पड़ मारता है, गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज को पटक के मारता है। और जब हम उससे पूछते हैं तो वहाँ का जो पूरा अध्यक्ष है बार एसोसिएशन का, उसके बारे में ये तो पता चलता है कि वो उसने गलत किया है, लेकिन उस पर एक्शन कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नवीन तिवारी नाम का एक व्यक्ति है जो जिसकी सन 12 में ही बार काउंसिल ने उसका मान्यता समाप्त कर दी, उस पर पेनल्टी लगाती है, लेकिन इसके बावजूद वो सरकारी वकील बना हुआ है बाकायदा हाई कोर्ट में। ये अराजकता है आपकी वकालत की। उस मुद्दे को उठाना चाहिए, उठाया जाना चाहिए। कौन उठाएगा? जिम्मेदारी आपकी बता रहे हैं हम, तो अब उठाना चाहिए, आप खुद नहीं करेंगे। वकील एक दूसरे के वकील में, अब जैसे नवीन तिवारी की आप बात बता रहे हैं, मैं पहली बार इस बात को सुन रहा हूँ, मैं स्वयं नहीं जाता हूँ, तो अब मैं स्वयं तो नहीं जाऊंगा कि नवीन तिवारी को कैसे सरकारी वकील बना दिया गया। ये तो तंत्र की है, शासन तंत्र है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। और माननीय न्यायाधीशों को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि भाई नवीन तिवारी, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया बार काउंसिल का, तो आप कैसे वकालत कर रहे हो? ये तो उनका कार्य है। ये सांगठनिक षड्यंत्र नहीं है आपका? सांगठनिक षड्यंत्र तब होता है जब 90% वकील इस तरह का होता। अच्छा, तो ये जो सड़क पे लोग मारे जा रहे हैं, सड़क पे मारे जा रहे हैं, उसमें दोनों चीजें, कभी आपने इस बात का संज्ञान लिया है कि सड़क के ऊपर जो है कितना वकील मारा जाता है, पुलिस वाले कितना अत्याचार करते हैं वकीलों के ऊपर। अगर जो है वो आम आदमी भी खुंचे वाला अगर वकील को मार देता है तो उसकी रिपोर्ट जो है नहीं लिखी जाती है, और वकील के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी जाती है। भी एक अभी कल परसों में भी एक मामला सामने में आया है जिसका उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट में लखनऊ ने, कि साहब ये क्या है, मारा वकीलों को, उनके फ्रैक्चर हो गया, सीरियस ग्रीवियस इंजरी आई है, उनकी रिपोर्ट न लिखने के बजाय खुंचे वाले की रिपोर्ट लिख ली गई। कितनी चीजें हैं जिसमें पुलिस वाले वकीलों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। तो ये तो एक भी वकील बताइए जिसने घुटना तोड़ सरकार जो है, गोली मारने वाले स्टेट है आपका, क्रिमिनल स्टेट है, उस पर आपने कोई ये आपके संगठन ने कोई आवाज उठाई है कोर्ट में? किस चीज? मोटो किसी कोर्ट ने उठाया होगा या आपने उस पर दरखास्त लगाई? किस चीज पे? यानी ऐसे अराजकताओं पर, सत्ता की अराजकता पर। सत्ता की आप केवल फीस देने के लिए तो है। बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होते हैं जो होते रहते हैं, बहुत सारे फाइल होते हैं, बहुत सारी चीजें उठाई जाती हैं, की अपनी प्रक्रिया है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये वकील बेसिकली सोशल वर्कर नहीं होता है, क्योंकि वकील के पास एक स्टेज होती है, वो नया नया आता है, उसको पैसे कमाने होते हैं, अपना नाम करना होता है, काम करना होता है, तो वो सोशल वर्क लेकर के तो बड़े शुरू में नहीं चलता है। हाँ, जब एक स्थिति आ गई तो ये हो गया भाई चलो कुछ पब्लिक का भी कल्याण करो, कुछ सोसाइटी का भी कल्याण करो। तो लड़के भी कुछ भी गलती कर देते हैं, लेकिन गलतियां तो सबसे होती हैं, हर तरह के लोग हर संगठन में हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज आप वकीलों के समूह को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो गुंडे हैं, सारे के सारे बदमाश हैं, सारे वो। तो ये मान लिया जाए कि आम आदमी ही दरअसल गुंडा है? नहीं, ऐसा नहीं, आम आदमी भी गुंडा है, वकीलों में कुछ एलिमेंट हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जैसे आप जस्टिस उमानाथ सिंह साहब का जिक्र किया, उस समय स्थितियाँ बहुत ख़राब थीं और उन्होंने बिल्कुल इस पे बहुत सराहनीय कदम उन्होंने उठाए थे। लेकिन इसके बावजूद आपका संगठन बोला नहीं था, असम भेज दिया गया था उनको? नहीं, उनकी एक आवाज़ नहीं उठाई? तो उनके खिलाफ भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। नहीं, वही कह रहा हूँ, उस पर जो उनके यहाँ से हटाने जाने पर ऐतराज किसी ने नहीं किया। वो हटाए कहाँ गए थे? वो तो चीफ जस्टिस होकर गए थे यहाँ से। वो तो बाद में हटाए गए, बाद में वहाँ चीफ जस्टिस बनाने की तो करते ही हैं, भेज देते हैं, फिर वहाँ चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो कोई उनका वो ऐसा कोई उनका पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं था, पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं थी, ऐसा नहीं। तो अगर किसी के दिमाग में अगर ये डर हो कि केवल अमेंडमेंट एक्ट से केवल वकीलों का नुकसान ही नुकसान हो, शायद इतना नहीं होगा। वकीलों का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये है कि इस एक्ट से वकीलों की स्वतंत्रता पे आघात होता है और उनको परेशान किए जाने की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए विरोध है। सारे प्रोविजंस इसके प्रावधान का जो है वो खराब नहीं है। ना हमें अंध समर्थन करना है ना अंध विरोध। नहीं, समर्थन तो उनका जो प्रोविजंस हैं उनका विरोध हो रहा है, उनको निकाल देंगे तो आप बाकी प्रोविजंस निष्पक्ष भाव में अमेंड कर लीजिए आप उनको, लेकिन वकीलों की अस्मिता पर आघात ना हो, कोई ऐसा कार्य न करिए आप। केवल वकीलों का है, बाकी वो अस्मिता से नहीं, इसमें और बाकी एडवोकेट्स एक्ट तो वकीलों को डील करता है, कोई पब्लिक को थोड़ा डील करता है।
एडवोकेट्स एक्ट का माने है कि अधिवक्ता अधिनियम, अधिवक्ताओं के कंडक्ट, उनके चाल चलन, उनके कार्यकलापों के बारे में जो कुछ है, जो जितना हो सकता है उतना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, रेगुलेटिंग मेजर्स हैं 1961 के एक्ट में भी है, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट करके लाए हैं, वो ठीक है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जो है वो कंपनसेशन देगा और जो है वो मिसकंडक्ट, उसके जो वकील की परफॉर्मेंस है वो मिसकंडक्ट में हो जाएगी, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, वो गलत है। जो ऐसा मिसकंडक्ट है जो वकील को नहीं करना चाहिए, जैसे आपने कहा कि वो बोर्ड लगा देते हैं, वो कर एक गलत है, तो इसमें मिसकंडक्ट होगा, पहले भी प्रावधान है। तो जो अब कोई नहीं करता है तो ये बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल्स की, ऑल इंडिया बार काउंसिल की गलती है। हमको सबको देखना चाहिए कि इंस्पेक्शन टीम बना देना चाहिए। भाई कितने शहर हैं यूपी में। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगता है कि वो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के लिए पैसा लेकर के जबरदस्त स्कूलों की अनुमति देते हैं। ये क्या है, इतनी भीड़ जो लग रही है? ये गंभीर बात है। लेकिन अब एक बात ऐसा होता है, बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। अब पैसा लेके कोई करता है, इसके कोई साक्ष्य होता नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल ये कहना, जनरल एलिगेशन लगा देना, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। अब ये मुझे कोई जानकारी है नहीं, जो हम कभी बार काउंसिल में मेंबर रहे नहीं। क्षेत्रान्वेषण की जिम्मेदारी तो आपकी भी। लेकिन ऐसी कहीं सुनी बातों पर कुछ टिप्पणी की भी नहीं जा सकती है। लेकिन इस जो कॉलेज खुलते हैं उनका पैराफर्नालिया ठीक होना चाहिए, एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। नहीं तो ऑल इंडिया बार काउंसिल को अगर पैराफर्नालिया नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, टीचिंग स्टाफ नहीं है, क्लास 3 एम्प्लॉइज़ नहीं है, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ नहीं है, तो उनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर दी जाती है तो गलत दी जाती है। तो ये है डॉक्टर LP मिश्रा जी। व्यक्ति नहीं है, आप वकालत के पितामह हैं। अगली बार फिर दूसरे मसले पर के दूसरे स्थान पर के दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत कुमार सर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।